Yes students, now we are doing second topic, your functions of the central bank. Okay, पहले हमने करा credit dictation by commercial bank and then we are doing some terms like CRR, SLR, LRR, repo rate, reverse repo rate, like this. ठीक है, now we are doing functions of the central bank. जो central bank है उसके काम क्या है. ओके, तो सबसे पहले तो जो सेंट्रल बैंक है वो एपेक्स बैंक है. एपेक्स बैंक का मतलब होता है कि सबसे ऊपर है. ओके, एंड वो क्या करता है, जितना भी बैंकिंग सिस्टम है आपका उसको कंट्रोल करता है. जैसे आपका आरबीआई है तो जितने भी नीचे कमर्शियल बैंक है उनको वो कंट्रोल करता है. ओके, और एक सेंट्रल बैंक ही है जो जिसके पास नोट इश्यू की अथॉरिटी है. ओके, सप्लाई ऑफ मनी कितनी होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर, वो गवर्नमेंट का बैंक भी है. और जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन मनी आती है, वो भी आपके सेंट्रल बैंक के पास ही होती है, उसके पास ही अथॉरिटी होती है. ओके, ये सारे उसके काम है. जो 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 इसके काम है वही उसकी डेफिनेशन है. ओके, इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, और एट प्रेजेंट जो आपके गवर्नर है वहाँ के वो है शक्तिकांता दास. ये भी याद रखना आपने, क्योंकि जब प्रैक्टिकल होता है तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, जो यूके का सेंट्रल बैंक है उसको बोलते हैं हम बैंक ऑफ इंग्लैंड. एंड यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज़ फेडरल रिजर्व सिस्टम. ओके, और यहाँ पे एक डेफिनेशन है, स्म्यूलसन ये इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने सेंट्रल बैंक की एक डेफिनेशन दी है कि एवरी सेंट्रल बैंक हैज़ वन फंक्शन. किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है उसका एक ही फंक्शन होता है. वो क्या करता है, वो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, मॉनेटरी कंट्रोल करता है, सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशन कितना करना चाहिए, कितनी सप्लाई ऑफ मनी है, वही उसका एक ही फंक्शन है. पूरा मॉनेटरी जितना भी मेजरमेंट है, जो भी कंट्रोल है, दैट इज़ डन बाय सेंट्रल बैंक. और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नाउ वी आर डूइंग फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक. फर्स्ट फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट. ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है कि जितने भी आपके कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स और 1 रुपी नोट जो होता है, क्लियर, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, जैसे अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन. ठीक है, उसकी जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये कॉइन्स और 1 रुपी नोट छापे जाते हैं. ठीक है, बाकी जितने भी नोट्स हैं, चाहे वो 2 रुपीज़ का है, 5, 10, 20, 100, 50 जो भी है, जितने भी नोट है वो सारे कौन छापता है, वो आरबीआई. ठीक है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको इशू करता है. ओके, इसलिए उसको करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है. ठीक है, और जो भी नोट उससे छापे जाते हैं वो एक लीगल टेंडर होते हैं. लीगल टेंडर का मतलब होता है कि उसको सब लोगों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है. ओके, और वो पूरे इंडिया में कहीं भी, पूरे वर्ल्ड में ही है चाहे, पर वर्ल्ड में तो हमारे पे डॉलर चलते हैं, पर इंडिया में जो है आपका ये जो रुपीज़ है, जो भी जो नोट्स छपते हैं, जो आरबीआई जो इशू करती है, दैट आर लीगल टेंडर. ओके, इसको सबको मानना ही पड़ता है उस नोट्स के बारे में. ओके, नेक्स्ट जो उसका फंक्शन है दैट इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट. जो सेंट्रल बैंक है, जो आपका आरबीआई है, वो गवर्नमेंट का भी बैंकर होता है. ओके, वो गवर्नमेंट का बैंकर क्या क्या काम करता है, एज ए बैंकर काम करता है, एज ए एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र. अगर वो एज ए बैंकर काम करता है सेंट्रल बैंक, तो वो क्या करता है, जितने भी अकाउंट्स है गवर्नमेंट के, जितने भी अकाउंट्स है उसको मैनेज करता है. एज ए एजेंट क्या काम करता है, वो बाइस एंड सेल्स. ठीक है, सिक्योरिटीज़ को वो खरीदता है, बेचता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है वो गवर्नमेंट का. उसके तहत वो क्या करता है, इट फ्रेम्स पॉलिसीज़ टू रेगुलेट द मनी मार्केट. की पॉलिसी बनाता है कि जो मनी मार्केट है उसको हमने कैसे रेगुलेट करना है. तो एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक है वो 3 काम परफॉर्म करता है. ओके, नेक्स्ट है आपका बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र रोल. जो बैंकर्स बैंक है आपको पता ही है, जो जैसे कमर्शियल बैंक है. ठीक है, ये रहा आपका आरबीआई के बाद है कमर्शियल बैंक. और कमर्शियल बैंक किसके साथ डील करता है,
पीपल, लोगों के साथ, जो जनरल पीपल होते हैं। तो जैसे कमर्शियल बैंक इन लोगों के साथ डील करता है, ऐसे आरबीआई कमर्शियल बैंकों के साथ डील करता है। ठीक है, जो कमर्शियल बैंकों के डिपॉजिट है वो आरबीआई के पास होते हैं। ठीक है, और जो आरबीआई है वो इन कमर्शियल बैंकों को लोन भी देता है। जैसे आम पब्लिक के क्या होते हैं, जितने भी डिपॉजिट होते हैं वो कमर्शियल बैंकों में होते हैं। ठीक है, और हमें जब लोन चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं, कमर्शियल बैंकों के पास जाते हैं। तो जैसे वो पब्लिक को डील करती है कमर्शियल बैंक, ऐसे ही आरबीआई कमर्शियल बैंकों को डील करता है। ठीक है, और उनको लोन भी देता है। जब कमर्शियल बैंकों को लोन चाहिए आरबीआई से, तो वो बदले में वो भी इंटरेस्ट रेट देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ओके, और उसका उल्टा भी होता है, कभी कभी कमर्शियल बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो आरबीआई जो है वो इन बैंकों से भी उधार ले लेता है, लोन ले लेता है, और बदले में इंटरेस्ट रेट देता है, दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो इस प्रकार ये बैंकर्स बैंक हो गया। आगे है सुपरवाइजर रोल। सुपरवाइजरी रोल में क्या करता है जी, जो सेंट्रल बैंक है, ये कमर्शियल बैंकों के ऊपर ना गाइडलाइंस, डायरेक्टिव जो भी है वो इशू करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन उसके ऊपर अप्लाई करता है। उनको ये कहता है कि हाँ, आप जितना भी आपके पास कैश है उसका कुछ हिस्सा आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। ठीक है, और कौन कौन सी पॉलिसीज़ है, जैसे आपकी CRR है, SLR है, कैश रिजर्व रेशो हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हो गया। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो सेंट्रल बैंक है ये कमर्शियल बैंकों के ऊपर सुपरविजन भी करता है और उनको एडवाइस देता है कि आपने कितना क्रेडिट क्रिएशन करना है, कितना नहीं करना है, कौन से टारगेट आपने सेट करे हैं। अगर कोई कमर्शियल बैंक इस जितने भी रूल एंड रेगुलेशन जो भी सेंट्रल बैंक उनको कहता है करने के लिए, अगर नहीं करता है तो उनको फिर ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो सुपरविज़न भी करता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो अच्छे से अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं है। ओके, आगे है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। बच्चे ये तो आपको पता ही है कि जो कमर्शियल बैंक है ना, कभी कभी वो क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, जितना भी उनके पास पैसा होता है उससे भी वो ज़्यादा कई बार वो क्रेडिट क्रिएशन कर देते हैं। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि जो कमर्शियल बैंक है ना वो लोगों का कॉन्फिडेंस खो देते हैं। ठीक है, जब खो देते हैं तो फिर क्या करता है, बैंक सफ़र करता है। लोग जो है वो धीरे धीरे डर के मारे कि जैसे अभी येस बैंक का हुआ था ना कि हाँ वो उसमें घपला हो गया, वो येस बैंक बंद हो गया, तो लोग क्या आ गए, लोग सारे अपना पैसा निकालने बाहर आ गए थे। सेम सिचुएशन समझ में आ गया। उस टाइम आगे कौन आया था, आरबीआई आया था। उन्होंने लोगों को पूरा बताया कि नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एक एक पाई जो है आपको वापस दी जाएगी। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है कि जब कमर्शियल बैंक कभी मुसीबत में आ जाए क्रेडिट क्रिएशन की वजह से या कुछ और विदड्रॉइंग की वजह से भी, कई बार पब्लिक र्यूमर भी हो जाता है, पब्लिक पैसे ज़्यादा निकालने शुरू कर देते हैं, तो कमर्शियल बैंकों के पास कभी कभी पैसे की शॉर्टेज आ जाती है। तो उनका आखिरी सहारा कौन है, वो है आपका आरबीआई। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब अगर कहीं भी काम नहीं बनता तो फिर वो आरबीआई इन कमर्शियल बैंकों की क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, ताकि जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस जो खो चुके हैं, क्लियर, जो क्राइसिस आया है इसको वो कोप अप कर सकें। तो ये था आपका लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। नेक्स्ट है आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे जितनी भी फॉरेन मनी आती है, जैसे डॉलर हो गया, कोई भी फॉरेन मनी होगी, उसका कस्टोडियन कौन है, किसके पास होती है, वो आरबीआई के पास, वो सेंट्रल बैंक के पास ही उसकी कस्टडी होती है। कमर्शियल बैंकों के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होती। ठीक है, और एक वो जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको वो कैसे एक्सरसाइज करता है, ड्यू मैनेज्ड फ्लोटिंग। ये जो टॉपिक है ना मैनेज्ड फ्लोटिंग, इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है बच्चे। मैनेज्ड फ्लोटिंग वो होता है, कई बार क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज उसके पास आती है। ठीक है, कई बार क्या हो जाता है कि मार्केट में, क्योंकि आजकल की जो आपकी मार्केट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसके अंदर पूरा
जो है आपकी मार्केट फोर्सेस काम करती है, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, कई बार डिमांड बढ़ जाती है। मान लो आपकी जो डॉलर है उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। जब उसकी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उसकी कम है, तो रेट क्या होगा, उसका राइज होगा, जो एक्सचेंज रेट है वो उसका बढ़ेगा। ठीक है, अगर वो बढ़ेगा तो बच्चे जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो रुपीज़ है उसका क्या होना शुरू हो जाता है, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कि जो हमारी मनी है, डोमेस्टिक मनी है, उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है, और वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब $1 बहुत सारे पैसे का आता है, बहुत सारे रुपीज़ का आएगा, मतलब $1 हमने खरीदना है तो हमें बहुत सारे रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन में जो आपका RBI है वो मार्केट में डॉलर को बेचता है। ठीक है, डॉलर को बेचेगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, जैसे सप्लाई बढ़ेगी जो एक्सचेंज रेट बढ़ा हुआ है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, दूसरी ओर कभी ऐसा लगे कि हाँ सप्लाई बहुत ज़्यादा है, समझ में आ गया, जब बहुत ज़्यादा सप्लाई है तो क्या होएगा, फिर लोग उसी को ही खरीदते रहेंगे क्योंकि रेट कम होता है, उसी फॉरेन एक्सचेंज को ही खरीदते रहेंगे। ठीक है, उस हालात में RBI क्या करेगा, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो मार्केट से जो डॉलर है उसको वो खरीद लेगा। ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा डॉलर्स को ना खरीद सके, क्योंकि अपनी मनी तो फिर जा रही है ना, अपनी डोमेस्टिक करेंसी तो जा रही है। जब ऐसी सिचुएशन होती है इसको हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। इट इज़ कॉल्ड आल्सो डर्टी फ्लोटिंग। ओके, तो ये जो काम है ये भी आपका RBI ही करता है, मतलब कितने डॉलर मार्केट में होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, कितनी फॉरेन करेंसी चाहिए, जो भी आई है उस सब का कस्टोडियन कौन है, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ सेंट्रल बैंक। ओके, तो ये था आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बाकी 2 फंक्शन आपके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।